हेलो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम जानेंगे लूसेंट को जो है कैसे पढ़े कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो है ख़त्म कर दे और एक बार में ही जो पढ़े वो लंबे समय तक जो है याद रहेगा। बहुत से स्टूडेंट के मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि क्या लूसेंट का जो है शॉर्ट नोट्स बनाया जाए। तो मैं बोलूँगा लूसेंट का जो है शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूसेंट जो है एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही है। इसमें जो है बहुत से पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट को डाला गया है। बस इसमें जो है आपको जो सब पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है, ताकि आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगा और फास्ट जब बाद में जो है रिवीजन करिएगा तो आपको जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको पढ़ना है। और हम आपको जो है आज जो है चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जो है पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमने पढ़ाया है वैसे आपको पढ़ना है, और जैसे जैसे हाईलाइट किया हुआ है वैसे वैसे जो है आपको हाईलाइट करना है। आपको जो है लूसेंट पढ़ने के लिए लूसेंट का बुक तो होना चाहिए ही, साथ में जो है आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए। आप 2 या 3 हाईलाइटर रख सकते हैं और साथ में एक पेंसिल होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया है वैसे वैसे आपको हाईलाइट करना है। यहाँ देखिए हाईलाइट किया हुआ है मेरा, ये देखिए ये मेरा है हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ जो है देख रहे हैं रेड है गया, और भी बहुत सारा कलर मेरे पास है जिससे मैंने जो है इसको हाईलाइट किया है और आपको आगे दिखेगा। तो आप पहले जो इससे पहले को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो है आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो पहले आप हाईलाइटर खरीद के ले आइए, उसके बाद ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हाईलाइट करने में भी आसानी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। तो इसमें जो है हम जानेंगे भारत का विस्तार। तो आप सभी को मालूम ही होगा भारत का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर के जो है दक्षिण में उपमहाद्वीप तक इनका विस्तार है। और भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए भारत का नाम आप लोग सुनते होंगे भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है यह नाम जो है महाकाव्य और पुराणों से लिया गया है, यानी कि महाकाव्य और पुराणों में जो है भारत को जो है भारतवर्ष के नाम से जो है जिक्र किया गया है। और भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश, और यहाँ के निवासियों को जो है भारतीय कहा जाता था। भारतीयों का मतलब होता है भारत की संतान। उसके बाद आप एक और नाम सुनते होंगे इंडिया। इंडिया सुनते हैं। इंडिया जो है यूनानियों ने भारत को जो है इंडिया नाम से संबोधित किया है, क्योंकि जब यूनानियों जो इंडिया आया था भारत आया था तो वो समय जो है पाकिस्तान इलाके में जो है सिंध नदी पड़ता है, उसको इंडस रिवर भी बोला जाता है। उसी से जो इसका नाम जो है इंडस यानी कि इंडिया पड़ा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हिंद और हिंदुस्तान। ये नाम भी हम अक्सर सुनते हैं, हिंद और हिंदुस्तान। तो ये जो है नाम ये लिया गया है, मुस्लिम इतिहासकारों ने इनका नाम रखा है, हिंद और हिंदुस्तान से संबोधित किया है मुस्लिम इतिहासकारों ने। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ देखिए आप सभी जानते हैं इतिहास को जो है जो अध्ययन के लिए जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम आज प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत, आइए जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। देखिए इसमें प्राचीन भारत में जो हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमें जो प्राचीन भारत के बारे में जो मालूम चलता है वो किन किन स्रोतों से मालूम चलता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि प्राचीन जो भारत है उसके बारे में ना तो कोई हमें वो समय था जो हमें कोई बताएगा, तो उसकी जानकारी जो है हमें जो है इन स्रोतों से, इन 4 मुख्य स्रोत दिया गया है, इन स्रोतों से मालूम चलता है। पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से जो हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, उसमें भारत का जिक्र किया गया है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें भी भारत का जिक्र किया गया है, यानी कि इतिहासकार जब आए भारत तो उन्होंने जो है अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में लिखा, वर्णन किया। उसके बाद जो है विदेशियों का भी लोग जब आए तो इंडिया के बारे में जो है उन्होंने भी कुछ लिखा, उससे भी हमें मालूम चलता है। और चौथा हो गया पुरातात्विक संबंध, मतलब जो हमारे भारत में जो है खुदाई के दौरान जो है पुरातात्विक संबंध मिले हैं, उससे भी जो हमें भारत के बारे में पता चलता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जो हमें जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो है भारत के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। तो भारत का जो है सर्वप्रथम भारत का जो है प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और इसके संलयन करता जो है महर्षि कृष्ण
रचयिता नहीं है, इस वेद को कोई लिखा नहीं थे, क्योंकि वेद जो है बहुत से लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसको जो संलयनकर्ता जो है महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद जो है हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और वेद 4 है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। वेद जो है 4 है, उसमें से आपको जो है पहला ऋग्वेद है और सबसे पुराना भी है ये। उसके बाद यजुर्वेद आता है, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे आधुनिक वेद जो है अथर्ववेद है। और जो है और इन 4 वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। संहिता, इन 4 वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। आइए बारी बारी से इन 4 वेदों को जानते हैं। सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं मतलब हो गए दोहे, दोहे के क्रमबद्ध ज्ञान को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें बात करें तो इसमें जो है 10 मंडल रखा गया है, 1028 सूक्त है और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब हो गया मंत्र है, 10,462 मंत्र है। और जो हमें ऋग्वेद से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें जो ऋग्वेद से जो है आर्य के राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है आर्य के बारे में। और आगे हम बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से जो है हमें 4 मंडल पढ़ना है। मंडल 3, 8, 9 और 10। सिर्फ यही 4 मंडल के बारे में जो है लुसेंट में जिक्र किया गया है और इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर दिया गया है तीसरे मंडल। तीसरे मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा इसको रचित किया गया है, तीसरे मंडल को। और इसमें जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का जो है जिक्र किया गया है। आपको इतना याद रखना है, तीसरे मंत्र में जो है सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किया गया है। और तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा जो है रचित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 9वें मंडल में। 9वें मंडल जो है सोम देवता को उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम अगला 8वें मंडल की। 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं का जो है वर्णन किया गया है और इन्हीं हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में ये जिक्र किया गया है। उसके बाद अगला है और लास्ट है, ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल। 10वें मंडल में जो है वर्णित पुरुष सूक्त का जो है जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार जो है समाज को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षूद्र, इन 4 में डिवाइड किया गया है। और जो है और हम बात करें जिसमें से जो है ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा जी के भुजा से, वैश्य जो है ब्रह्मा जी के जांघ से और क्षुद्र जो है ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। और एक पुस्तक है धर्मसूत्र, जिसमें जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों में संबंध विभेद करता है। यानी कि जो ऋग्वेद काल में जो है जाति को जो है वंशानुगत जो है बांटा नहीं गया था। यानी कि जो आप अगर जो ब्राह्मण है तो आपका बेटा भी ब्राह्मण होगा, आपका पोता भी ब्राह्मण होगा, ऐसा व्यवस्था नहीं था। वहाँ जो था सिर्फ आपके काम के आधार पर जो है आपका जो है वर्ण डिसाइड होता था। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो है ब्राह्मण कहलाएंगे, अगर आप सेना में हैं तो आप जो है क्षत्रिय कहलाएंगे, अगर आप व्यापार ही हैं तो आप जो है वैश्य कहलाएंगे, अगर आप दास हैं तो आप जो है शूद्र कहलाएंगे। इस प्रकार जो है सबका अलग अलग व्यवस्था था, यानी कि कामों के अनुसार जो है वर्ण जो है डिवाइड किया गया था। ये हो गया ईसा और ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसवी। आगे बात करते हैं हम देखिए आगे दिया गया है ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाएँ हैं का जिक्र किया गया है और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का जिक्र किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर ऋचाओं का जिक्र जो किया गया है इंद्र भगवान का जिक्र किया गया है। इसका मतलब जो है ऋग्वेद के समय जो है इंद्र भगवान का ज़्यादा जो है मान्यता था। उसके बाद जो बात करें वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और अगला वेद की हम बात करें तो अगला वेद जो है यजुर्वेद है।
इसमें हमें ज़्यादा बात यह नहीं याद रखना है। यजुर्वेद का मतलब हो गया यज्ञ। यज्ञ में जितने भी कर्मकांड, शादी विवाह के नियम जो होते हैं उन सारे को बताया गया है यजुर्वेद में। यज्ञ से रिलेटेड जितने भी नियम हो गए उनको बताया गया है। यजुर्वेद में हमें इतना बात याद रखना है, यजुर्वेद को जो है पाठनकर्ता को जो है अधर्वी कहा जाता है। अधर्वी कहा जाता है जो इनका पाठन करते हैं। और ये यजुर्वेद जो है यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। और फिर अगला हम बात करते हैं अगला वेद की। तो अगला वेद जो है वह सामवेद है। सामवेद यह जो वेद है सामवेद जो है यह जो है ऋग्वेद का म्यूजिकल फॉर्म है। यानी कि ऋग्वेद में जो है जितने भी ऋचाएँ बना दी गई 10,462 ऋचाएँ जो बना दी गई उनको याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनको जो है एक म्यूजिकल फॉर्म में जो है अरेंज किया गया है। यानी कि अगर आप देखिए अगर आपको म्यूजिक बोला जाए तो अब बहुत सारे म्यूजिक याद रहेंगे फिल्मों के, लेकिन आपको अगर डायलॉग बोला जाए, फिल्मों के डायलॉग बोलिए तो आपको याद नहीं रहेंगे। इसलिए जो है म्यूजिक लंबे समय तक याद करने के लिए जो है ऋग्वेद को जो है म्यूजिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है सामवेद का किया गया। और साम का मतलब होता है, साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान होता है। मतलब गा कर जो है बोले जाने वाले मंत्र जो होते हैं उसे बोलते हैं सामवेद। आगे बात करते हैं। और जो सामवेद को जो है पाठनकर्ता को जो है उद्दात्र बोला जाता है, जो इनको पाठनकर्ता कहते हैं। और सामवेद जो है भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद का जनक कहा जाता है। बस यही 3 बातें याद रखना है। सामवेद से यजुर्वेद से ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे हम बात करते हैं अथर्ववेद। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद किसे कहते हैं, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद जो है उसे जो है अथर्ववेद कहते हैं। इसमें अगर कुल मंत्र की बात किया जाए, इसमें जो है कुल 731 मंत्र रखे गए हैं और 6000 जो है पद इसमें रखे गए हैं। और अथर्ववेद में जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो आपको पूछा जाएगा कौन सी वेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद आपको बोलना है। आगे जानते हैं अथर्ववेद में जो है मानव जीवन के सभी पक्षों का जो है वर्णन किया गया है, जैसे कि गृह निर्माण कार्य, कृषि की उन्नति कैसी होगी, व्यापारिक मार्गों का जो है गहन किया गया, रोग निवारण कैसे किया जाएगा, संवहन, विवाह कार्यक्रम, और जो है जितने भी चीज़ है राजा का चुनाव कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को जो है बताया गया है। इसमें जो है जादू टोने का भी जिक्र किया गया है। इन सारे जो है जितने कुछ होते हैं वशीकरण जो होते हैं, आप देखते हैं वो ट्रेनिंग में जो लिखता है वशीकरण, साप, औषधि, ये सारे कुछ जो है जादू टोना, ये सारा कुछ जो है इसी अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें भी अथर्ववेद में ही जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कौन से वेद में जो है सभा और समिति की जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, तो अथर्ववेद में जो है कहा गया है। अगर हम बात करें तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है वेद 4 है, और वेदों को समझना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इसको भली भांति समझने के लिए जो है इसे जो 6 वेदांगों की रचना की गई। और ये 6 वेदांग क्या है, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, और 5वां है निरूपण। निरूपण मतलब होता है इटोमोलॉजी, मतलब किसी भी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और छठा है छंद। क्योंकि इस प्रकार से जो है किया गया है। आगे हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के जो है रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। और वेदों की संख्या की बात करें, पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या जो है 18 है, जबकि जो है वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है, और वेदों की संख्या जो है 4 है। ये बात याद रखना है आपको। और जिनमें जो है वेद जो पुराणों की संख्या जो है 18 है, जिसमें से जो है 5 पुराण जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भगवत पुराण जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जिसमें से जो है मत्स्य पुराण में जो है सातवाहक वंश का जिक्र किया गया है, वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का जिक्र किया गया है, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण पुराण में जो है पुरु वंश का जिक्र किया गया है, और भगवत पुराण में जो है कृष्ण भक्ति का जो है जिक्र किया गया है। आगे देखिए तो पुराण को जो है
पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण को जो है संस्कृत के श्लोक में लिखा गया है, और जो लोग को जो है स्त्री और शूद्र जिन्हें जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे जो है पुराण सुन सकते थे, और पुराणों को पढ़ने वाले को जो है पुजारी कहा जाता था, और इसे जो है मंदिरों में पढ़ा जाता था। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आ गया मैत्री संहिता। मैत्री संहिता को जो है जुआ और शराब की भांति ही स्त्री को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें बताया गया है? मैत्री संहिता। मैत्री संहिता में जो है जो पुरुष का जो तीसरा दोष जो है बताया गया है, किसको? स्त्री को, जुआ और शराब की भांति। आपको बोला जाता है ना, अधिकतर फिल्मों में भी सुनते होंगे, शराब, जुआ और स्त्री से, लड़कियों से दूर रहो। ये जो है बात मैत्री संहिता में बताया गया है। और सतपथ ब्राह्मण में भी जो है बताया गया है, स्त्री को जो है पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। अब अधिकतर सुनते होंगे पुरुष की स्त्री को जो पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। ये कहाँ बताया गया है? सतपथ ब्राह्मण में पहले से ही बताया हुआ है। आगे हम बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, और यह जो है मनुस्मृति से जो है शुंग काल का जो है बारे में जानकारी हमें मिलती है। शुंग काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और अगला है नारद स्मृति। नारद स्मृति से जो है गुप्त युग के बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं, कलर चेंज कर ले क्या? ये अच्छा रहेगा। अच्छा है कलर, इसको रखते हैं। देखिए, अगला है जातक। जातक में जो है भगवान बुद्ध की जो है पुनर्जन्म की जो है कहानी का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा भगवान बुद्ध की जो है पुनर्जन्म कहानी का वर्णन किसमें किया गया है? तो जातक में किया गया है। और जो है हीनयान का जो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया, तो उसमें से हीनयान का जो है प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। इसमें जो है भगवान बुद्ध की जो है जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। कथा वस्तु में है जीवन चरित्र, और जातक में जो है पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। ये बात याद रखना है। आगे बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। और भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन के जो है बारे में बताया गया है। तो यहाँ से जो है प्रारंभिक इतिहास के बारे में कल्पसूत्र से, और जो है जैन ग्रंथ के जो है भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं हम अर्थशास्त्र के बारे में। यह भी एक पुस्तक है जिसके रचयिता जो है चाणक्य, यानी कि इनका दूसरा नाम जो कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। और जो है इसमें जो अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण और जो है 180 जो है प्रकरण में विभाजित किया गया है। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र में जो है हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। आगे बात करते हैं राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी यह जो है कथन के द्वारा रचित पुस्तक है, और यह जो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। आगे बात करते हैं चचनामा की। चचनामा, इसके लेखक जो है अली अहमद है, और यह जो हमें चचनामा से हमें जो है अरबों की सिंध विजय वृत्तांत का जो है बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे हो गया पुस्तक जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसके लेखक जो है वो पाणिनि है। और इसमें जो है मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करें हम, तो आगे जो है गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करते हैं महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य जो है पतंजलि के लिखा गया है। और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, और जो है महाभाष्य जो हमें शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर ये तो हम देख लिए हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले ऐतिहासिक स्रोत। अब हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले हमें जानकारी। विदेशी यात्री जो हमारे इंडिया आए थे, तो उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या कहा है और कौन से पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया
उल्लेख किया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में। यूनानी रोमन लेखक में पहले आता है टेशियस। टेशियस यह एक ईरान का राजवेद था और इन्होंने जो है भारत के संबंध में जितने भी बातें बोली है वो अविश्वसनीय है, क्योंकि जो विश्वास किया नहीं जा सकता है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने भारत के बारे में कहा है। अगला आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत और फारस के बीच का जो संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी जो है अफवाहों पर आधारित है, जिस कारण इसका भी नहीं माना जाता है। तो फिर आगे बात करें मेगास्थनीज यह जो है सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनका पुस्तक जो है इंडिका है। इंडिका में जो है इसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के जो है विषय में जो है लिखा है, जिक्र किया है। उसके फिर आगे आता है डाइमेकस। ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। हमेशा यही सब सवाल पूछता है कौन से लेखक जो है किसके दरबार में आया था। डाइमेकस से बिंदुसार के दरबार में आया था और इन्होंने जो है मौर्य युगीन जो है इतिहास के बारे में जो है बताया है। डायोनीसियस यह जो है मिशनरेस टोलमी डेल्फ्स का राजदूत था और यह जो है अशोक के दरबार में आया था। आगे बात करते हैं टोलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी, यानी कि इन्होंने जो भारत के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में जो है बताया था और उस पुस्तक को लिखा था। आगे आते हैं प्लिनी है। प्लिनी जो है इन्होंने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक जो है पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का जो है बारे में वर्णन किया है। आगे बात करते हैं, ये जो एक पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी। एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जो है जानकारी नहीं है और यह लेखक जो है करीब जो है 80 ईस्वी में जो है हिंद महासागर में की यात्रा पर आया था और इन्होंने जो है भारत के बंदरगाहों के बारे में जो है जिक्र किया है। भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो है जानकारी मिलती है इन पुस्तक से। और आगे हम बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखकों में सबसे पहला आता है फाहियान। यह जो है यह चीनी यात्री है जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है और ये फाहियान जो है भारत में जो है 14 वर्षों तक रहा है। आगे बात करते हैं सनयुग्न के बारे में। तो सनयुग जो है 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियाँ की, बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा किया था। आगे बात करते हैं हैंसोंग को जो है आप अगर बिहार से हैं तो आप 2011 या 12 में जो है क्लास 6 या 7 के बुक में जो है हिंदी में दिया हुआ है हैंसोंग के बारे में, आप वहाँ से भी जाने होंगे और नहीं तो आप देख सकते हैं बुक, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हैंसोंग के बारे में जानते हैं तो हैंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था और हैंसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग जो है 1 वर्ष की यात्रा के बाद जो है सर्वप्रथम भारत के राज्य है कपिसा ये पहुंचा था और यह जो है हैंसोंग जो है 15 वर्ष तक जो है यहाँ भारत में रहा और जो है 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। और इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अपना जो है अध्ययन किया और उसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथों को बारे में जो है जानकारी एकत्रित किया और फिर जो है वापस लौट गए। इनकी पुस्तक जो है सियुकी से जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है और इनमें जो है सियुकी में जो है 138 देशों का विवरण भी मिलता है और इसे जो इन्होंने जो है हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और जो है हर्षवर्धन के अनुसार जो है सिंध का राजा जो है शूद्र था, यानी बताया गया। हैंसोंग ने जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ जो है सूर्य शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। इनके भी जानकारी मिलती है सीयुकी पुस्तक से।
नोट यहाँ पर दिया गया है। जिस समय जो है हैंसोंग जो है अध्ययन क्या करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय जो है वहाँ कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। अब हम आगे बात करते हैं इति सिंह की। यह जो है 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम जानते हैं अरबी लेखकों के बारे में कि हमारे भारत में जो है अरबी लेखक भी आए, जैसे कि अलबेरूनी जो था यह जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और जो है अरबी भाषा में जो है इन्होंने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी कि भारत की खोज नामक जो है पुस्तक लिखा था, जिसमें जो है राजपूतकालीन समाज, धर्म और राजनीतिक जीवन का जो है वर्णन किया है। आगे बात करते हैं इब्न बतूता जो है यह भी एक अरबी लेखक थे और इन्होंने जो है अरबी भाषा में जो है अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, किसमें, तो रिहला नामक पुस्तक में। और ये जो है 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप में आया था। उपमहाद्वीप के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन के विषय में जो है बारे में लिखा है। और इब्न बतूता को जो है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर जो है इनकी बुद्धता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी मतलब हो गया न्यायाधीश, नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं अन्य लेखक के बारे में। अन्य लेखक में आता है तारानाथ यह भी एक तिब्बत लेखक थे और इन्होंने जो है इन्होंने जो है कंगयूर तथा तंगयूर नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला जो है मार्को पोलो है। इन्होंने जो है 13वीं शताब्दी के अंत में जो है पांडे देश मतलब दक्षिण भारत की जो यात्रा पर आए थे और जो है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में इनसे जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे है, हमने तो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंध से मिलने वाली जानकारी हमें क्या क्या मिला है, मतलब खुदाई से हमें क्या क्या मिला है या पुराने औजार जितने पत्थर है उनसे क्या क्या जानकारी मिला है या अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिला है। और हम सबसे पुराना अभिलेख की बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख जो है बोगाज कोई अभिलेख है। यह जो अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1400 ईस्वी पहले का है और यह जो है इसका क्षेत्र जो है एशिया माइनर के एरिया में है ये। और इसमें जो है बोगाज कोई में जो है वैदिक देवता, जैसे कि वैदिक देवता हो गए, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ, सत्य के जो है नाम मिलते हैं, किसमें, तो बोगाज कोई में। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो होता है यवन राजदूत होलियोडरस के जो है वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। वेशनगर गरुड़ स्तंभ से जो है भगवत धर्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से जो हमें जो है सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र मिला है। भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। आगे बात करते हैं भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख से जो है हमें जो है भारत पर होने वाले जो है सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण जो है उनकी जानकारी जो हमें भीतरी स्तंभ से मिलता है। और आगे बात करते हैं हम एरन अभिलेख से जो हमें जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और जो है एरन अभिलेख जो है वह भानुगुप्त के शासन काल का है। आगे बात करें तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और जो है मंदसौर अभिलेख जो है इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। आगे बात करें तो प्राचीन सिक्कों को देखिए, प्राचीन जो सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को जो है साहित्य में कासारपन कहा जाता है। आहत सिक्के का मतलब हो गया जो सिक्कों को ढालकर उस पर जो है सिर्फ मोहर लगाया जाता था, उस पर जो है कोई भी चीज़ लिखा नहीं जाता था। उस समय लिखने की प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए लिखा नहीं जाता था, इसलिए इसको जो है आहत सिक्के कहा जाते हैं। और सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लिखने का कार्य जो है यमन शासकों के द्वारा किया गया था।
और जो है समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनकी संगीत प्रेमी होने का जो है प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो पांडुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ देखिए नोट दिया गया है यहाँ पे, इसमें जो बताया गया सबसे पहले भारत के संबंध जो है बर्मा से था, उसके बाद जो है मलाया से, कंबोडिया से और जावा से स्थापित हुए हैं, जिसमें में जो है बर्मा जो है उसे जो है पहले जो है स्वर्ण भूमि बोला जाता था, अभी जो है म्यांमार बोला जाता है। मलाया को जो है स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, कंबोडिया को कम्बोज और जावा को है यवद्वीप से जाना जाता था पहले। ये जो है कुछ अभिलेख है और उसके जो है किसके शासनकाल से संबंधित, जैसे हाथी गुफा अभिलेख जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है वो जो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ जो अभिलेख जो है रुद्र दामन से संबंधित है। इस प्रकार जो आपको याद रखना है सारा अभिलेख। उसके बाद जो है अभिलेखों का अध्ययन जो है वह इपिग्राफी कहलाता है। यह बात आपको याद रखना है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को जो है नागर कला शैली कहा जाता था, जबकि यह दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को जो है द्रविड़ कला शैली कहा जाता है। इतना बात आपको याद रखना है, यही है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।